हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि मैं हिंदी लिटरेचर बीए थर्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करूं, तो मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लेके आई हूं, जिससे कि आप सभी की रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफ़िल की जा सके। तो फ्रेंड्स, ये है बीए थर्ड ईयर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी लिटरेचर का पेपर 2 है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर रहता है। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपको OMR पे फिल करने होते हैं आंसर। तो चलिए हम इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम देख सकते हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप सभी को विजुअल हो रहा होगा यहाँ पे। निबंध के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द क्या होता है? आर्टिकल, नोवेल, ऐसे, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आई विल सजेस्ट वन थिंग कि क्वेश्चन पेपर जो है ज़्यादा टफ नहीं होता है। आप अगर नॉर्मली अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर करते हैं बेसिक्स, तो आप अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं अच्छी मार्किंग के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए, इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। ऐसे यदि गद्य कवियों और लेखक की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? स्टेटमेंट्स काफ़ी पूछ लेते हैं। जो फेमस राइटर्स होते हैं उनके स्टेटमेंट्स ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो उनमें देखिए आप, जैसे कि काफ़ी फेमस राइटर्स हैं ये सभी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, अपने अपने युग के लीड कैरेक्टर्स कह सकते हैं। उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ज़्यादा काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। बाकी अगर आपको ये डाउट रहता है कि आपको क्या पढ़ना है, तो आपका जो सिलेबस दिया रहता है, उस सिलेबस में जितने भी आपके जिस जिस लेखक के, कवि के जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं आपके सिलेबस में, उन कवि के जीवन परिचय, उनकी रचनाएँ, और उन्होंने कुछ फेमस स्टेटमेंट दिए हैं, या फिर कुछ भी जो चीज़ें हैं उनके बारे में फेमस है, उनके बारे में आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। तो आपका पेपर आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, उससे आपके सारे क्वेश्चंस लगभग हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आगे हम देखते हैं। हिंदी गद्य की विधाओं का कितनी श्रेणी में वर्णन किया जा सकता है, और कौन सी विधा नवगद्य विधाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं। निबंध के विकास को कितने कालों में बांटा गया है? रिपोर्टार्ज किस भाषा का शब्द है? हिंदी निबंध की विकास यात्रा के प्रारंभिक चरण को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें जो आंसर मार्क किए हुए हैं ये एग्जैक्टली आंसर्स नहीं है, तो आप इनको मत देखिएगा। आप अपने जो भी आपके पास बुकलेट्स हैं उनसे आप अपने आंसर देख सकते हैं, बिकॉज़ ये क्वेश्चन पेपर जो भी है इनमें से आई कांट से एग्जैक्टली कि ये जो भी मार्क किए हुए हैं एग्जैक्टली सही ही हैं, मे बी रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो आप इन आंसर्स को क्लियर आंसर मत कीजिएगा, बिकॉज़ मैंने ये मार्क नहीं किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन 15, एक पेज में 3 से 4 क्वेश्चन दिए हैं। एंड टाइमिंग आपको सफिशेंट मिलती है। अगर आप अच्छे से स्टडी करे होंगे अपने सिलेबस को, तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ना ही आपको कुछ ऐसा इशू लगेगा कि टाइम कम मिल रहा है। सफिशेंट टाइम मिलता है एंड आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम जानते ही होंगे आप। महावीर साहब, जैसे महावीर प्रसाद को किन किन भाषाओं का ज्ञान था? तो सभी भाषाएं, बिकॉज हमने देखा है हिंदी में जितने भी हमारे राइटर होते हैं, क्योंकि तो उनको मोस्टली हिंदी, इंग्लिश इनकी नॉलेज तो होती ही है। संस्कृत उस टाइम पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट लैंग्वेज एक हुआ करती थी, तो पारसी हो गई, और कुछ जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है। तो इनको आप देख सकते हैं। ये देखिए, मेघदूत के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। मेघदूत कालिदास जी की रचना है, कल्पना दूत के रूप में की है ना। फिर अलकाधिपति कुबेर जी को बोला जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि यक्ष की कुछ गलतियों की वजह से उनको अपने राज्य से निकाल देते हैं कुबेर जी। तो फिर वो जब साउथ इंडिया उन्हें भेज दिया जाता है, तो वहाँ से वो अपनी अर्धांगिनी थी उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो इसीलिए वो बादलों को जाते हुए देख के बादलों को कहते हैं कि आप मेरे दूत बन के मेरा संदेश मेरे घर तक पहुँचा दो, और उनका हालचाल मुझे बता दो लाके। तो इस प्रकार से ये मेंशन है। तो वही सारे उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये। इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिकली करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस नाटक को, एक्चुअली आई विल सजेस्ट, आप जो पार्टली पढ़ते हैं वो मत पढ़िए। उस नाटक को एक बार अच्छे से आप पूरा पढ़ लीजिए। एक बार आप थॉरोली स्टडी कर लेंगे तो आपको ये एग्जैक्टली समझ में आने लगेंगे ये क्वेश्चंस कैसे करना है। बिकॉज आप इधर उधर से डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ते हो, उससे बेटर आप सबसे पहले एक बार ये पूरा जो भी आपके सिलेबस में है अच्छे से ओरिजिनल फॉर्म में उसको आप पढ़िए। आप अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं। कई सारी वेबसाइट्स हैं, कविता कोश और हिंदी साहित्य बहुत सारी हैं जिन पे आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो वहाँ पे आप इनको ओरिजिनली पढ़ सकते हैं जो इनकी ओरिजिनल लैंग्वेज है। उसके बाद आपको इस चीज़ में इश्यूज़ नहीं होंगे एंड ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व आउट करना। बाकी आप बहुत ज़्यादा
टेंशन मत लीजिए, बस आप अपना सिलेबस अच्छे से कवर अप कर लीजिए। और सिलेबस में भी आपको ये नहीं करना है कि आप समरी पढ़ के केवल सोच रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस बन जाएं। आपको जो भी सिलेबस में आपका जो मेन चैप्टर दिया हुआ है उसको आपको अच्छे से रीड आउट करना है। उसकी रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज़ जब आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ते हो कि राइटर ने ओरिजिनली क्या लिखा है तो उसकी रिफ्लेक्शन अलग होती है आपके दिमाग में और उससे क्वेश्चंस बनाना इजी हो जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ ऋषि ने लिखा है, बहुत ही फेमस है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये तो आपको याद ही होगा, 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अपनी बुराई, ये सारी ग्लानि आपका जो करके ऐसे दिया हुआ है उसके रिलेटेड है। तो वही है कि अगर आपने समरी पढ़ी है तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट अगर आपने इसको ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ा होगा तो इट विल बी वेरी इजी कि आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लिया है। वन से लौटते समय राम कैकेयी से मिलने गए तो क्या आई, तो यही सारी चीज़ें हैं। देखो महाकवि सूरदास जी की रचनाएं, ठीक है, सुनत जनक आगमन तब हरकि, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, किस निबंध में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो मोस्टली जो आपके सिलेबस में है उसी से क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपको याद नहीं भी आता है तो एक तरह से आप यही चीट कोड यूज़ कर सकते हैं कि अगर ऑप्शंस में कोई एक है जो आपके सिलेबस का पार्ट है और बाकी राइटर जो है जिसने लिखा है वो सिलेबस में है, तो मोस्टली वो वही होंगे। तो आपको ऐसे भी आप अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए, ग्लानि किसकी शुद्धि का एक विधान है, तात जाय जनि करो ग्लानि इस अधीन जीव में जीव जानी। तो ये देख सकते हैं आप, ये रामायण के कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो ऐसे उन्होंने लिखा है लज्जायन ग्लानि, इसमें इन्होंने काफ़ी रामायण के कोट्स को यूज़ किया हुआ है कि इनमें आइडेंटिफाई करना है आपको। आचार्य शुक्ल ने कितने मनोविकार माने हैं, तो ये एक तरह से एग्जैक्टली नहीं है, बिकॉज आप 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट लेके मत चलिए। आप मोस्टली आई थिंक 60, अगर आप ओरिजिनली अपने एसेज जो भी दिए हैं, नाटक वगैरह जो भी हैं, वो ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ेंगे तो 70 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे कि ये कितने मनोविकार माने, तो इनमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न में भी हो सकती है, बट अगर 2 बार आपने रीडिंग लगा ली होगी तो उसमें भी आपको इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। इसके बाद हम देखते हैं, लज्जा एक प्रकार की दुख की अनुभूति है, कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रतिबंध हमसे ये देख रहे हैं हम क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी कितने प्रतिष्ठापक हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मूल दृष्टि, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व पर प्रभाव, आधुनिक युग में व्यक्ति जनित ललित विधाओं इनके बारे में है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पे रखती हूँ बिकॉज़ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आधा जो बचा हुआ सेक्शन है, बाकी के 50 क्वेश्चन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। एंड आपको और भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनका आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि उनको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।